हेलो फ्रेंड, तार एजुकेशन अड्डा में आपका मोस्ट वेलकम है। तो आ गया आपका एमसीक्यू जो मैं सीरीज चला रहा हूँ लुसेंट प्लस क्रॉन प्लस एनसीईआरटी का दरोगा और बीपीएससी के लिए मैं पहला वीडियो प्रोवाइड करा चुका हूँ। उसका उसी से रिलेटेड एमसीक्यू आ गया है। तो प्लीज़ जाइए और टोटल क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए और कितना सही होता है आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। और जो मैं पढ़ा चुका हूँ पहला वीडियो उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ। चलिए पहला स्टार्ट करता हूँ। पहला वीडियो आज का, भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ कौन है। 2 सेकंड का टाइम लेना है आपको। भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ कौन थे, तो ये है वेद। वेद को किसने लिखा, कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास ने। मैं पूरा डिटेल से बता चुका हूँ वीडियो में, ठीक है। उसी का ये एमसीक्यू है। पहले आप जाकर वीडियो देखिए जो नहीं देखे हैं। दूसरा क्वेश्चन है, वेदों की संख्या कितनी है। वेदों की संख्या कितनी है, ऑप्शन है आपके सामने। 2 सेकंड का टाइम लगाना है। तो वेदों की संख्या कितनी है, तो वेदों की संख्या 4 है। पहला वेद ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है, ऋग्वेद में कितने मंडल हैं। वेदों की संख्या 4 है, ठीक है। तो पहला जो वेद है ऋग्वेद, उसमें कितने मंडल हैं, ऑप्शन आपके सामने है। ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल हैं, याद रखिएगा। पूरा मंडल के बारे में मैं डिटेल से बताया हूँ। वीडियो पहले देख लीजिए जो वीडियो नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। चलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हरिप्रिया शब्द का वर्णन ऋग्वेद में किस मंडल में है। हरिप्रिया शब्द का वर्णन ऋग्वेद के किस मंडल में है, तो हरिप्रिया शब्द का वर्णन जो है ऋग्वेद के 6ठे मंडल में है। हरिप्रिया शब्द क्या था, बता चुका हूँ कि वैदिक सभ्यता के लोग हड़प्पा सभ्यता के लोगों को यह वर्ड कहकर पुकारते थे। विश्वामित्र द्वारा रचित गायत्री मंत्र ऋग्वेद के किस मंडल में है, ठीक है। तो गायत्री मंत्र किसके द्वारा लिखा गया है, गायत्री मंत्र किसके द्वारा लिखा है, तो विश्वामित्र के द्वारा लिखा गया। ये किस मंडल में है, तो ये 3रे मंडल में है। ऋग्वेद में श्लोकों की संख्या कितनी है, आपके सामने ऑप्शन है। ऋग्वेद में श्लोकों की संख्या कितनी है, तो ऋग्वेद में श्लोकों की संख्या 10,580 है। एकदम जोश के साथ, उमंग के साथ सेट मारना है आपको। और जितने भी आते हैं आपके नंबर प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए कि इतना सही हुआ है हमें। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद पढ़ने वाले को क्या कहा जाता था। जो ऋग्वेद पढ़ते थे उसको क्या कहा जाता था, तो ऋग्वेद पढ़ने वाले को होत्री कहा जाता था। ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या कितनी है, ऑप्शन आपके सामने है। ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या 1028 है। भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है, तो भारतीय संगीत का जनक जो है सामवेद को कहा जाता है, ठीक है ना। सामवेद पढ़ने वाले को क्या कहते हैं, उद्गाता। ऋग्वेद पढ़ने वाले को होत्री, सामवेद पढ़ने वाले को उद्गाता कहते हैं। पूरा डिटेल से बताया कि हर वीडियो में लुसेंट प्लस क्रॉन प्लस एनसीईआरटी और जो तो मेरा नोट्स है सबको एक साथ इंक्लूड कर मैं पूरा निचोड़ एक वीडियो में लाया हूँ, जो आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। वो पहले वीडियो में दे चुका हूँ, उसी का ये टेस्ट हो रहा है। सामवेद का उपवेद क्या है, सामवेद का उपवेद है, ऑप्शन आपके सामने है। सामवेद का उपवेद क्या है, गंधर्व वेद। देखिए वेदों को आसानी भाषा में समझने के लिए उपवेद का यूज़ किया जाता है। तो सामवेद का उपवेद क्या है, गंधर्व वेद। सबसे पुराना वेद कौन है, वेदों की संख्या 4 है। सबसे पुराना वेद कौन है, ऋग्वेद है, याद रखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सब क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, चाहे दरोगा हो या बीपीएससी हो या अदर एग्जाम हो। सबसे पुराना वेद कौन हो गया, ऋग्वेद हो गया। सबसे नया वेद कौन है, ऑप्शन आपके सामने है। सबसे नया वेद कौन है, अथर्ववेद। सबसे पुराना वेद बोलेगा तो ऋग्वेद, सबसे बाद का वेद या सबसे नया वेद तो अथर्ववेद। उपनिषद की संख्या कितनी है, उपनिषद का मतलब बताया हूँ मैं कि उपनिषद का मतलब होता है कि गुरु के समीप बैठकर ज्ञान लेना। इसमें आत्मा प्लस ईश्वर की चर्चा होती है, ठीक है। तो उपनिषद की संख्या कितनी है, उपनिषद की संख्या 108 है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे नया उपनिषद कौन है, उपनिषद की संख्या कितनी है, तो 108। सबसे नया उपनिषद कौन है, तो ईशोपनिषद है। सबसे नया उपनिषद ईशोपनिषद है। ओम शब्द का वर्णन किस उपनिषद में है, ऑप्शन आपके सामने है। ओम शब्द का वर्णन किस उपनिषद में, फिर समझिए उपनिषद की संख्या 108। जितना बार रिलेट कर सकते हैं, जितना बार इसको याद कर सकते हैं। वेदों की संख्या 4, उपनिषद की संख्या 108, ठीक है ना। पुराणों की संख्या 18, महाकाव्य की संख्या 2। जितना बार रिलेट करिए उतना बार याद होगा।
तो ओम शब्द का जो वर्णन है, ठीक है ना, ओम शब्द का जो वर्णन है किस उपनिषद में है, तो ये मांडुक्य उपनिषद में। नचिकेता प्लस यमराज की कहानी किस उपनिषद में है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछ चुका है, ये नमस्कार लगा लीजिए। नचिकेता प्लस यमराज की कहानी किस उपनिषद में, फिर समझ लीजिए उपनिषद की संख्या कितनी, 108। और नचिकेता प्लस यमराज की जो कहानी है, ठीक है ना, नचिकेता एक छोटे बच्चे की कहानी है और यमराज हैं, उनकी कहानी जो है वह है कठोपनिषद में। सब मेंस में भी क्वेश्चन आ चुका है। चारों आश्रम की चर्चा किस उपनिषद में है, ऑप्शन आपके सामने है। चारों आश्रम की चर्चा किस उपनिषद में है, फिर समझिए, जितना बार उपनिषद का वर्ड आए उतना बार लिखना है, जितना बार पुराण का बात आए उतना बार लिखना है। 108 उपनिषद की संख्या 108। चारों आश्रम की चर्चा किस उपनिषद में है, तो चारों आश्रम की जो चर्चा है जवाल उपनिषद में है। स्मृति की संख्या कितनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। स्मृति की संख्या कितनी है, ऑप्शन आपके सामने है। तो स्मृति की संख्या 10 है। सबसे प्राचीन स्मृति कौन है, सोचिए, आपके सामने ऑप्शन है। स्मृति की संख्या फिर कितने बोलिएगा, तो बोलेगा तो 10 है। सबसे प्राचीन स्मृति कौन है, तो मनुस्मृति। सबसे प्राचीन भी हो गया, सबसे प्रमाणिक स्मृति, सबसे प्राचीन स्मृति मनुस्मृति। स्मृति की संख्या कितनी, 10। वेदांग की संख्या कितनी है, ऑप्शन आपके सामने है, सब बता चुका हूँ वीडियो में डिटेल से। वेदांग की संख्या कितनी है, ऑप्शन आपके सामने है, वेदांग की संख्या 6 है, ठीक है, बता चुका हूँ। कल्प हो गया, व्याकरण हो गया, सब जितने भी हैं टोटल बता चुका हूँ क्या क्या है से। वेदांग की संख्या 6। देखिए रामायण के 7 कांड में, देखिए रामायण जो हुआ है कितने महाकाव्य हैं, 2 महाकाव्य हैं, एक रामायण एक महाभारत। तो रामायण के बारे में मैं डिटेल से भी है, महाभारत के बारे में भी डिटेल से बताया हूँ। तो रामायण में टोटल 7 कांड हुए हैं, ठीक है। 7 कांड में सुंदर कांड क्या है, ऑप्शन आपके सामने है। तो रामायण के 7 कांड में सुंदर कांड जो है, भगवान राम और हनुमान जी का जब मिलन होता है उसको सुंदर कांड कहते हैं, और उसी को लंका कांड भी कहते हैं, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन देखिए, रेहला पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में आया, चाहे बीपी सीपीटी हो, दरोगा मेंस और अदर एग्जाम, ग्रुप डी, बिहार पुलिस, हर एग्जाम में सब आता है। रेहला पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया, तो रेहला पुस्तक जो है इब्न बतूता के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। इब्न बतूता के द्वारा रेहला पुस्तक लिखा गया है। इब्न बतूता जो है ये मोरक्को का निवासी था। कहाँ का निवासी था, मोरक्को जो देश है उसका निवासी था। मोरक्को की राजधानी कहाँ है, पूछता है, मोरक्को की राजधानी कहाँ है, रबात है, ठीक है, मोरक्को की राजधानी कहाँ, रबात। रेहला पुस्तक इब्न बतूता के द्वारा। इब्न बतूता किसके दरबार में आया था, तो इब्न बतूता जो है मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था 1333 में, ठीक है। ये दिल्ली पहुंचता है इब्न बतूता और मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में। इसकी क्वालिटी से खुश होकर मोहम्मद बिन तुगलक जो है इसको दिल्ली का काजी नियुक्त करता है, ठीक है। तो पहला पुस्तक पूछा किसके द्वारा लिखा गया, तो इब्न बतूता के द्वारा लिखा गया। देखिए आगे क्वेश्चन, इब्न बतूता किसके दरबार में भारत आया, तो इब्न बतूता जो है मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में भारत आया। कब आया, तो 1333 में आया। कहाँ का निवासी था, तो मोरक्को का निवासी था। मोरक्को की राजधानी कहाँ है, तो रबात। CU की पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया, मोस्ट इंपोर्टेंट, बहुत से एग्जाम में आता है ये। CU की पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है, ऑप्शन आपके सामने है, सोचना है, सबको बता चुका हूँ मैं। CU की जो पुस्तक है हेनसांग के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। CU की जो पुस्तक है हेनसांग के द्वारा लिखा गया है। हेनसांग जो है हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था, ठीक है। हेनसांग जो है हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। इसने अपनी पुस्तक CU की लिखी, ठीक है। हर्षवर्धन जो है नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ाई कर रहा था, और जब हर्षवर्धन नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ाई करता था तो वहाँ का जो उस समय वहाँ के जो कुलपति थे आचार्य शैलभद्र थे, सबको मैं डिटेल से बता चुका हूँ। भारत का भूगोल नामक पुस्तक किसने लिखा, ऑप्शन आपके सामने, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। भारत का भूगोल किसने लिखा, 2 सेकंड का टाइम लीजिए। तो भारत का भूगोल जो है टॉलमी ने लिखा है, याद रखिएगा। किताबुल हिंद के लेखक कौन है, बहुत इजी है और बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले वाला भी दरोगा 66 दरोगा में पूछ चुका है पीटी में। किताबुल हिंद के लेखक कौन है,
तो किताबुल हिंद के लेखक जो हैं अल-बरूनी हैं। इसको किताबुल हिंद या तहकीक-ए-हिंद, ठीक है, किताबुल हिंद भी बोलते हैं इसको और तहकीक-ए-हिंद भी बोलते हैं। किसने लिखा है? अल-बरूनी ने लिखा है। अल-बरूनी किसके साथ भारत आया था? तो अल-बरूनी जो है महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अल-बरूनी किसके साथ भारत आया था? तो महमूद गजनवी के साथ भारत आया था अल-बरूनी। इसने पुस्तक किताबुल हिंद या तहकीक-ए-हिंद लिखी। प्राचीनतम सिक्कों को क्या कहा जाता था? ऑप्शन आपके सामने है। प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के कहते हैं, ठीक है। जब प्राचीनतम सिक्के थे उसको क्या बोलते थे? आहत सिक्के कहते हैं। ऐसी को साहित्य में क्या बोला जाता है? इसको साहित्य में काशापर्ण कह देते हैं। क्वेश्चन आएगा प्राचीनतम सिक्के को क्या कहते हैं? तो आहत कहते थे, आहत सिक्के। और साहित्य में काशापर्ण कहते थे। इतिहास का पिता किसे कहा गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट लूसेंट एक्स्ट्रा। इतिहास का पिता किसे कहा गया है? ऑप्शन आपके सामने है। तो इतिहास का पिता जो है हेरोडोटस को कहा गया है। इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा गया है। इन्होंने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका लिखी। हिस्टोरिका। क्वेश्चन आएगा कि इतिहास का पिता कौन है? तो हेरोडोटस। हेरोडोटस ने कौन सी पुस्तक लिखी? तो हिस्टोरिका लिखे। हेरोडोटस किसके दरबार में रहते थे? हेरोडोटस जो है किसके दरबार में रहते थे? तो ईरान के एक शासक थे। कौन? डेरियस। ईरान के शासक थे डेरियस द्वितीय। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। ईरान के शासक डेरियस द्वितीय के दरबार में इतिहास के पिता हेरोडोटस रहते थे, ठीक है ना। इनको इतिहास का पिता भी कहा जाता है और डेल्टा का पिता, जो ज्योग्राफी वाला जो डेल्टा होता है, डेल्टा शब्द का पिता भी हेरोडोटस को कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है ये, याद रखिएगा। पाणिनि किसके दरबार में रहते थे? ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, VVI है एकदम, VVI है। पाणिनि किसके दरबार? पाणिनि की जो पुस्तक है अष्टाध्यायी, क्या है? अष्टाध्यायी। पाणिनि की पुस्तक है अष्टाध्यायी। तो पाणिनि किसके दरबार में रहते हैं? तो महापद्म नंद के दरबार में रहते थे पाणिनि, याद रखिएगा। इसे मैं बता चुका हूँ डिटेल से। आगे आइए, पाणिनि किसके दरबार में रहते हैं? ऑप्शन इसके सामने नहीं। ये पाणिनि समझिए कि पाणिनि नहीं है, ये है हेरोडोटस। हेरोडोटस, ठीक है। हेरोडोटस किसके दरबार में रहते हैं? तो डेरियस द्वितीय के दरबार में रहते हैं। अभी मैं बताया हूँ कि इतिहास के पिता जो हेरोडोटस हैं वो डेरियस द्वितीय के दरबार में रहते हैं। हाथी गुफा अभिलेख किसके द्वारा लिखा गया है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ऑप्शन आपके सामने है कि हाथी गुफा अभिलेख किसके द्वारा लिखा गया है? तो कलिंग राजा खारवेल के द्वारा हाथी गुफा अभिलेख लिखा गया है, ठीक है। हाथी गुफा अभिलेख में ही सबसे पहले भारतवर्ष का जिक्र है, ठीक है। भारतवर्ष के सबसे पहले जिक्र किस अभिलेख में? तो हाथी गुफा अभिलेख में। हाथी गुफा अभिलेख किसके द्वारा लिखा गया? तो कलिंग राजा खारवेल के द्वारा लिखा गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट है। देवपाड़ा अभिलेख किसके द्वारा लिखा गया है? ऑप्शन आपके सामने है। सब अभिलेख में डिटेल से बता चुका हूँ। पहला वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। देवपाड़ा अभिलेख किसके द्वारा लिखा गया है? तो देवपाड़ा अभिलेख जो है बंगाल शासक विजय सेन के द्वारा लिखा गया है। अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? एपिग्राफी। अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? एपिग्राफी कहलाता है। देवपाड़ा अभिलेख किसके द्वारा लिखा गया है? बंगाल शासक विजय सेन के द्वारा लिखा गया है। आगे ये अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्शन आपके सामने है। तो अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? एपिग्राफी कहलाता है, ठीक है। ये जो है सिक्कों का अध्ययन है, न्यूमिस्मेटिक। सिक्कों का अध्ययन क्या है? न्यूमिस्मेटिक। अभिलेखों का अध्ययन क्या? एपिग्राफी। अब माइकोलॉजी है, कवकों का अध्ययन। कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी, याद रखेगा। कवक के बारे में पूछेगा, साइंस का है। कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी, ये कुछ नहीं है। और एपिग्राफी हो गया अभिलेखों का अध्ययन, सिक्कों का अध्ययन न्यूमिस्मेटिक, और कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी। राजतरंगिणी पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? राजतरंगिणी जो पुस्तक है ये कलहन के द्वारा लिखा गया है। ये कहाँ के इतिहास से संबंधित है?
कश्मीर के इतिहास से संबंधित है। राजतरंगिणी किसके द्वारा लिखा गया? तो कल्हण के द्वारा लिखा गया है। देखिए क्वेश्चन आ गया, अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? मैं बता चुका हूँ अभी पीछे वीडियो में। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? तो अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? तो अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि है। संस्कृत व्याकरण की ये पहली पुस्तक है अष्टाध्यायी, ठीक है। इसके लेखक पाणिनि है। पाणिनि किसके दरबार में रहते थे? महापद्म नंद के दरबार में रहते थे। जितना बार याद कीजिएगा उतना बार अच्छा रहेगा। पंचायतन शब्द संबंधित है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, मैं बता चुका हूँ। तो पंचायतन शब्द जो है मंदिर निर्माण शैली से है। इसमें होता क्या था, 5 मंदिर होते थे, एक बीच में एक मुख्य मंदिर होता था, ठीक है, और 4 उसके सहायक मंदिर होते थे, ठीक है। तो टोटल 5 मंदिर होता था। इसको पंचायतन कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, ये मेंस में भी आ चुका है ये। तो पंचायतन जो है शब्द है मंदिर निर्माण शैली से है, याद रखिएगा। विष्णु पुराण संबंधित है किस वंश से? मोस्ट इंपोर्टेंट आपके सामने ऑप्शन है। विष्णु पुराण संबंधित है किससे? पहले पुराणों की संख्या कितनी है? तो 18 है, याद रखिएगा। विष्णु पुराण है मौर्य वंश से, ठीक है। विष्णु पुराण है मौर्य वंश से। और आंध्र वंश से क्या है? मत्स्य पुराण। आंध्र वंश से मत्स्य पुराण, कहूँ मत्स्य पुराण भी होता है। तो आंध्र सातवाहन वंश से मत्स्य पुराण, और विष्णु पुराण है मौर्य वंश से, और गुप्त वंश से है वायु पुराण, याद रखिएगा। गुप्त वंश से वायु पुराण, मौर्य वंश से विष्णु पुराण, और आंध्र सातवाहन वंश से मत्स्य पुराण या मत्स्य पुराण। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। उत्तर भारत में मंदिर कला की शैली क्या कहा जाता था? ये आपको बता चुका हूँ मैं डिटेल से मंदिर शैली के बारे में। आप पिक्चर बना के बताया भी हूँ। ऑप्शन आपके सामने है। देखिए ये हो गया भारत हमारा, ये हो गया विंध्य पर्वत हो गया। तो उत्तर भारत, ये जो विंध्य पर्वत है मध्य प्रदेश के पास, उत्तर भारत में विंध्य पर्वत जो है भारत को 2 भागों में बांटती है, एक उत्तर भारत एक दक्षिण भारत, ठीक है। तो उत्तर भारत में हिमालय से लेकर विंध्य पर्वत तक, ठीक है, जितने भी आपको मंदिर मिलेंगे वो नागर शैली मिलेंगे। कौन सी शैली में? नागर शैली में। मैं पिक्चर देकर बताया हूँ, पिक्चर को शो किया हूँ वहाँ पर। नागर शैली क्या है, द्राविड़ शैली क्या है, बेसर शैली क्या है, ठीक है। तो याद रखिए कि उत्तर भारत में जो मंदिर कला की जो शैली है, ठीक है, विंध्य पर्वत के ऊपर तक उत्तर भारत में मंदिर निर्माण की जो शैली है वो नागर शैली मिलेगी। कौन सी शैली में? नागर शैली मिलेगी, याद रखिएगा। क्वेश्चन है आपका, दक्षिण भारत में मंदिर कला की शैली को क्या कहा जाता है? ठीक है, मैं बता चुका हूँ उत्तर भारत में। अब दक्षिण भारत के बारे में देखिए, भारत है, ये हो गया आपको विंध्य पर्वत, एग्जाम्पल में विंध्य पर्वत जो बता चुका हूँ कि 2 भागों में बांटती है भारत को, एक उत्तर भारत एक दक्षिण भारत। तो उत्तर भारत में जितने भी मंदिर मिलेंगे हिमालय से लेकर विंध्य पर्वत के बीच में, उत्तर भारत में जितने भी मिलेंगे नागर शैली मिलेंगे, ठीक है। अब विंध्य पर्वत के जो नीचे है, ठीक ना, कृष्णा नदी के बाद ज्योग्राफी में पढ़ेगा तो समझ में आएगा, विंध्य पर्वत के जो नीचे है सब आपको कौन सी शैली मिलेंगे? तो द्राविड़ शैली में। यानी उत्तर भारत में नागर शैली और दक्षिण भारत में जो भी मंदिर मिलेंगे वो द्राविड़ शैली के रूप में मिलेंगे। दक्षिण भारत में द्राविड़ शैली, याद रखिएगा। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य किस अभिलेख में मिलता है? ऑप्शन आपके सामने, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य जो है एरन अभिलेख में मिलता है 510, ठीक है। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य एरन अभिलेख में मिलता है। किसके द्वारा लिखा गया एरन अभिलेख? तो भानुगुप्त के द्वारा, भानुगुप्त के द्वारा। ये सब पूछा जा चुका है एग्जाम में, भानुगुप्त के द्वारा। राजतरंगिणी पुस्तक का संबंध कहाँ से है? ऑप्शन आपके सामने है, मैं बता चुका हूँ। तो राजतरंगिणी पुस्तक का संबंध जो है कश्मीर के इतिहास से है। किसके द्वारा लिखा गया? तो कल्हण के द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है कि डायमेकस किसके दरबार में भारत आया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन आपके सामने है। तो डायमेकस जो बिंदुसार के दरबार में भारत आया था, ठीक है, मैं पूरे डिटेल से बता चुका हूँ। डायमेकस जो है सीरिया नरेश मतलब राजा सीरिया नरेश एंटियोकस का राजदूत था। किसका? एंटियोकस का राजदूत था। डायमेकस जो है सीरिया नरेश एंटियोकस का राजदूत था।
जो बिंदुसार के दरबार में भारत आया है। एनसीईआरटी के अनुसार गद्य एवं पद वाला एकमात्र वेद है। वेदों की संख्या कितनी है? तो 4। गद्य एवं पद वाला वेद कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने है। तो गद्य एवं पद वाला वेद कौन है? तो यजुर्वेद। ठीक है, गद्य पद तो मतलब क्या? गद्य का मतलब कहानी, पद का मतलब कविता। ठीक है, तो ये दोनों में है, कहानी और कविता दोनों में है। एकमात्र वेद है, कौन है? तो यजुर्वेद है, याद रखिएगा इसको। संस्कृत व्याकरण की पहली पुस्तक कौन सी है? ऑप्शन आपके सामने है। संस्कृत व्याकरण की पहली पुस्तक है अष्टाध्यायी। ठीक है, कौन है? तो अष्टाध्यायी। चलिए अगला क्वेश्चन है, तंत्र मंत्र जादू टोना का विवरण किस वेद में है? ठीक है, तंत्र मंत्र जादू टोना का जो विवरण है बताया गया किस वेद में है? ठीक है, तो ये अथर्ववेद में है। अथर्ववेद में जादू टोना, तंत्र मंत्र, चिकित्सक, साप अभिशाप, विवाह सब बारे में बताया गया है। वेदों की संख्या 4 है, याद रखिएगा। तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में जाकर बताइए कितना आपका सही हुआ, कैसा लग रहा है। ठीक है, अगर अच्छा लगता हो तो एक लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, बहुत मेहनत लगता है और ये सीरीज़ हमेशा चलता रहेगा, आप लोग सपोर्ट करते रहिए। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर बताइए कितना सही हुआ है। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।